Hello friends, welcome back. I am Vijendra Nagda here with the new video of class 12 chapter 1, the story of first cities हड़प्पन आर्कियोलॉजी। आज के इस वीडियो में हम द स्टोरी ऑफ फर्स्ट सिटीज़ हड़प्पन आर्कियोलॉजी चैप्टर के जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज़ सोसाइटी, बिलीव्स, क्राफ्ट्स एंड ट्रेड, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे कि हड़प्पन सभ्यता में समाज, उनके विश्वास, उनके यहाँ पर शिल्प कला और व्यापार की क्या स्थिति, किस तरह की चीज़ों को प्रोड्यूस करते थे, क्या उनके तरीके थे, ये सारा सब आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे। और ये इस चैप्टर का तीसरा वीडियो है। इससे पहले के दो वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको भी देखिए और उसी की कंटिन्यूशन में इस वीडियो को भी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला टॉपिक जो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ स्ट्रेटजीज टू फाइंड आउट सोशल डिफरेंस। हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों के बीच में सामाजिक अंतर का पता हिस्टोरियंस किस तरह से लगाते हैं, पुरातत्वविद कैसे पता करते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में अमीर या गरीब के बीच में अंतर होता था या समाज का एक वर्ग ऊंचा था एक वर्ग नीचा था, उनके बीच का अंतर किस तरह से पता लगता है। तो इसके दो तरीके थे, जिसमें से पहला तरीका आपके सामने है दैट इज़ बाय स्टडिंग बरियर्स। कब्रों को अध्ययन करके, कब्रों के अध्ययन से इतिहासकार ये पता लगाते हैं कि उस समाज में सामाजिक अंतर होते थे। अब कब्रों से कैसे पता लगता है, तो इसमें है द डेड वर बरीड इन पिट्स, मुर्दों को खड्डों में गाड़ा जाता था। डिफरेंस इन द वे ऑफ मेकिंग बरियल पिट्स वर प्रोबेबली एन इंडिकेशन ऑफ सोशल डिफरेंस एग्जिस्टिंग इन सोसाइटी। अब जिस तरह से वो कब्र के गड्ढे खोदे जाते थे या उनके चारों तरफ में जिस तरह से ईंटें लगाई जाती थी, तो ईंटें लगाए जाने या गड्ढों को खोदे जाने की स्थिति से इतिहासकार ये पता करते हैं कि शायद समाज में सामाजिक अंतर होते थे। कुछ कब्रें जो है उनमें ईंटें लगी हुई मिली है, कुछ कब्रें पूरे साइज़ की खोदी गई हैं, व्यवस्थित उसमें जो है गड्ढे खोदे गए थे, और कुछ कब्रों की स्थिति जो है अस्त व्यस्त थी और मिट्टी से ही बनी हुई थी। तो जो सामान्य मिट्टी के बने हुए कब्रें हैं उससे पता लगता है कि वो गरीब लोग रहे होंगे, और जहाँ ईंटें लगी हुई कब्रें मिली है उससे लगता था कि वो कुछ विशिष्ट या अमीर लोगों की कब्रें रही होगी। दूसरा, सम ग्रेव्स कंटेनिंग पोट्री एंड ऑर्नामेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड, दिस इंडिकेट्स द हड़प्पन बिलीफ इन द आफ्टरलाइफ। दूसरा, इन कब्रों से एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ मिली है कि कब्रों में बहुत सारी चीज़ें, ऑर्नामेंट्स और बर्तन जो हैं वो उनमें पड़े हुए मिले हैं मुर्दों के साथ में। और ये चीज़ एक ये भी इंडिकेट करती है कि हड़प्पन लोग मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास रखते थे। तो ये उन मिलने वाली चीज़ों के आधार पर पुरातत्वविद ये मानते हैं कि हड़प्पन लोग जीवन के मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में भी जो है विश्वास रखते थे। दूसरा, कुछ कब्रों में बहुत सारी पोट्री मिली है, बहुत सारे ऑर्नामेंट्स मिले हैं, तो इससे ये पता लगता है कि वो शायद किसी विशिष्ट या अमीर व्यक्ति की रही होगी और प्रभावशाली व्यक्ति की रही होगी कब्र। और जहाँ चीज़ों की मात्रा कम या न के बराबर थी, उससे यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो किसी साधारण वर्ग के व्यक्ति की कब्र रही होगी। आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो स्टडीड वेरियस लग्जरियस आइटम टू आइडेंटिफाई सोशल डिफरेंस। आर्कियोलॉजिस्ट कब्रों में जो भी चीज़ें मिलती है उसके अलावा बहुत सारी लग्जरियस चीज़ों से भी लोगों के बीच के सामाजिक अंतर का पता करने की कोशिश करते हैं, सच एज फेंस पोर्ट। इन कब्रों में कहीं कहीं पर फेंस के बने हुए पोर्ट भी मिले हैं। फेंस जो है वो बहुत मुश्किल से मिलने वाला जो एक वस्तु है जिसके बने हुए पोर्ट्स बहुत कीमती रहते थे, सॉफ्ट स्टोन से बने हुए रहते थे। ये फेंस यानी सॉफ्ट स्टोन होता था, तो ये बहुत ही कम लोगों के पास अवेलेबल होता था, और कुछ कब्रों में ऐसे फेंस पोर्ट्स मिले हैं जिसके आधार पर पुरातत्वविद ये विश्वास करते हैं कि ये वो कब्र जो शायद किसी अमीर व्यक्ति की रही होगी। डिफ़िकल्ट टू मेक वर प्रोबेबली एक्सपेंसिव, तो ऐसे फेंस पोर्ट्स जो है वो एक्सपेंसिव रहे होंगे और उनको बनाना भी बहुत मुश्किल रहा होगा, और ऐसा जिन लोगों के पास मिला है इसका मतलब वो लोग अमीर रहे होंगे। डिस्कवरी ऑफ सच आइटम शोज दैट देयर वर सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस विच एग्जिस्टेड इन सोसाइटी। तो इस तरह से कब्रों में मिलने वाली इन चीज़ों के आधार पर, कब्रों की साइज़ और उनके बनने के आकार के आधार पर और फैंस जैसी चीज़ें मिलने के आधार पर पुरातत्व मानते हैं कि उस समाज में भी आर्थिक और सामाजिक आधार पर अंतर रहा होगा। तो इस तरह से वो कब्रों के स्टडी करते हैं। और यहाँ हम कब्रों की कुछ पिक्चर्स आप देख सकते हैं, जिसमें कुछ कब्रें बहुत ही व्यवस्थित तरीके से बनी हुई दिखाई दे रही है, जिनमें ईंटें भी लगी हुई है,
और उनमें कुछ में बहुत सारा सामान भी दिखाई दे रहा है ऑर्नामेंट्स और पोट्री के, और कुछ कब्र जो है वो उनकी बनने की स्थिति से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किसकी और कैसे जो व्यक्ति की रही होगी। फर्स्ट ए वाला जो कब्र है, बरियल्स एट मेहरगढ़ साइड, ये मेहरगढ़ से मिलने वाली कब्र का एक पिक्चर है जिसमें हम बहुत ही कम ऑर्नामेंट्स देख पा रहे हैं। बी मेहरगढ़ बरियल्स पिट विथ साइड चेम्बर क्लोज्ड अप विथ मड ब्रिक्स, और इसमें बी वाला पिक्चर जो है इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें साइड में से जो है मिट्टी की बनी हुई जो है ईंटें लगाकर उसको कवर किया गया था। सी जो है सी एंड डी बरियल्स फाउंड एट कालीबंगा साइट, सी और डी दोनों ही बरियल्स जो है कालीबंगा से मिले हैं, और इनमें हम देख सकते हैं कि डी वाले में बहुत सारे बर्तन पोट्रीज मिली हैं, सी में भी कुछ पोट्रीज मिली हैं। और जो सी है पोर्ट बरियल विदाउट स्केल्टन, अच्छा सी वाले में जो एक विशेष चीज़ दे सकते हैं कि इसमें स्केल्टन नहीं मिला है, कोई किसी व्यक्ति की अस्थियां यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है, जबकि डी वाले में हम स्केल्टन के साथ बहुत सारे बर्तन भी देख सकते हैं। कालीबन ब्रिक लाइन ग्रेव। फिर ई अ बरियल एट लोथल साइड, ई वाला जो है वो लोथल में मिला हुआ एक बरियल है, ए डबल बरियल इनसाइड ब्रिक लाइन ग्रेव, और इसमें हम देख सकते हैं दो लोगों को एक साथ गाड़ा गया है और साथ ही साथ इसकी चारों तरफ ईंटें भी लगाई गई, ईंटों से उस कब्र को कवर किया गया है। तो ये सारी चीज़ें, मिलने वाले ऑर्नामेंट्स, कब्रों के बनने की स्थिति के आधार पर हिस्टोरियंस जो है ये पता लगाते थे कि कब्र किसी विशिष्ट व्यक्ति की है या सामान्य व्यक्ति की। तो कब्रों के अध्ययन के द्वारा समाज में सामाजिक अंतरों का, इतिहासकार और पुरातत्व पता लगाते हैं। दूसरी स्ट्रेटजी जो है सामाजिक अंतरों का पता करने की, दैट इज टू स्टडी आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स आर डिवाइडेड इनटू यूटिलिटेरियन एंड लग्जरियस। अब आर्टिफैक्ट्स जो कब्रों में मिले हैं वो दो प्रकार के मिले, एक यूटिलिटेरियन यानी उपयोगिता की वस्तुएं हैं, और दूसरी लग्जरीज यानी बहुत ही कॉस्टली, महंगे वस्तुएं हैं। अब यूटिलिटेरियन कौन कौन सी चीज़ें हैं? आर्टिफैक्ट्स इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ स्टोन और क्ले। जनरली यूटिलिटेरियन या उपयोगिता की वस्तुएं जो है वो मिट्टी या क्ले की बने हुए हैं, पत्थरों के बने हुए हैं। दीज इंक्लूड क्वर्न्स, पॉटरी, नीडल, फ्लैश, रबर्स एक्सेट्रा। इसमें बर्तन हैं, सुइयाँ हैं, और मांस को छीलने वाले रबड़ और इस तरह की चीज़ें यहाँ जनरली मिली है, और ये पूरे सभ्यता के सभी स्थलों पर लगभग इस तरह की सामान्य यूटिलिटेरियन जो वस्तु हैं सभी जगह की कब्रों में मिली हैं। जबकि लग्जरियस अगर चीज़ों की बात करें, आर रेयर ऑब्जेक्ट्स, ये बहुत कम मिले हैं, सभी जगह नहीं मिले हैं। मेड ऑफ वैल्यूएबल मटेरियल आर जनरली कंसंट्रेटेड इन लार्ज सेटलमेंट्स, और इस तरह की वैल्यूएबल चीज़ें सिर्फ बड़े बड़े जो सेटलमेंट्स हैं जैसे मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा, वहाँ पर ही ये लग्जरीस आइटम ज़्यादा मिले हैं। फॉर एग्जाम्पल लिटिल पॉट्स ऑफ फेंस वर यूज्ड एज परफ्यूम बोटल्स, और इसमें बताया गया है कि इन कब्रों में कहीं कहीं पर फेंस की बनी हुई छोटी छोटी बोटल्स मिली है जिनका यूज़ परफ्यूम या सेंट रखने के लिए, इत्र के उपयोग के लिए किया जाता था। तो ये परफ्यूम की बोतल्स जो है ये कहीं कहीं मिली है, जो ये बताती है कि एक लग्जरियस आइटम रहा होगा और कुछ ही कब्रों में ये मिला है। तो इस तरह से आर्टिफैक्ट्स जो या शिल्पकला की वस्तुएं जो इन कब्रों में मिली है उसके आधार पर इतिहासकार या पुरातत्वविद जो है लोगों के बीच सामाजिक अंतर का पता करते हैं। तो लोगों के बीच सामाजिक अंतरों को पता करने की दो स्ट्रेटजीज यूज की जाती है, स्टडिंग बरियल्स एंड स्टडिंग आर्टिफैक्ट्स। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर कि किस तरह की चीज़ें यहाँ पर मिली है। तो देखिए यहाँ पिक्चर में आप क्लियरली देख सकते हैं कि बहुत ही शानदार और विभिन्न तरह के मेटल्स और चीज़ों से बने हुए आर्टिफैक्ट्स यहाँ मिले हैं। ये आर्टिफैक्ट्स जो है वहाँ उस समय की कलात्मकता को भी बताते हैं, साथ ही साथ लोग इस तरह की वस्तुओं के नॉलेज और बनाने की चीज़ों के बारे में भी हमें जानकारी प्रदान करते हैं कि विविध प्रकार की वस्तुओं का वो लोग निर्माण करते थे, यूज़ करते थे, और विविध स्रोतों से इनको प्राप्त भी किया जाता था। अब जो ये आर्टिफैक्ट्स मिले हैं इसके आधार पर यहाँ की शिल्पकला, क्राफ्ट प्रोडक्शन, किस तरह की वस्तुओं का वो लोग निर्माण करते थे उसके बारे में अब हम स्टडी करेंगे। क्राफ्ट प्रोडक्शन इंक्लूड बीड मेकिंग। यहाँ के लोग जो क्राफ्ट का प्रोडक्शन करते थे उसमें क्या क्या बनाते थे? सबसे महत्वपूर्ण है बीड मेकिंग। मोतियों के मनके जो हैं यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में मिले हैं, तो मनके बनाने का काम यहाँ होता था। मेटल वर्किंग, धातुओं की चीज़ों का काम भी यहाँ पर किया जाता था। शेल कटिंग,
शेल्स जो होती थी, सीप जिसको कहते हैं, जो समुद्र किनारे जीवों से मिलती है, सीप को काटना और उससे विविध प्रकार के वस्तुएं बनाना, ये काम भी होता था। सील्स जो है, मुद्राएं जो है विभिन्न प्रकार की, जिससे वस्तुओं के आदान प्रदान में उनका यूज़ किया जाता था, वो भी बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर प्राप्त हुई। एंड वेट मेकिंग, और तोलने के बाट जो है वो भी यहाँ पर बनाए जाते थे। तो विविध प्रकार का क्राफ्ट यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसमें बीड मेकिंग, मेटल वर्किंग, शेल कटिंग, सील मेकिंग एंड वेट मेकिंग जो है चीज़ें यहाँ बनाई जाती थी। और इन चीज़ों को बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों का यूज़ किया जाता था। जैसे स्टोन्स में अगर हम देखें तो स्टोन सच इज कार्निलियन, जैस्पर, क्वार्ट्ज एंड स्टीटाइट, ये सारे पत्थर यहाँ पर यूज़ किए जाते थे। एंड मेटल सच एज कॉपर। अच्छा, फिर मेटल की चीज़ों में कॉपर और ब्रोंज और गोल्ड, इन तीनों तरह के मेटल का यूज़ यहाँ पर देखने को मिलता है बीड मेकिंग या मनके बनाने में। तो पत्थरों के और मेटल के दोनों तरह के मनके यहाँ पर बनाए जाते थे। और ये जो पत्थरों के नाम है बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, कार्निलियन, जैस्पर, क्वार्ट्ज एंड स्टीटाइट, ये चार प्रमुख तरह के पत्थर है। एक और है लैपिस लेजुली जो बाद में आएगा। तो विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे पत्थरों के मनके यहाँ बनाए जाते थे। और कॉपर, ब्रोंज और गोल्ड के भी मनके यहाँ पर बनते थे। हड़प्पन बीड्स वर मेड ऑफ 2 और मोर स्टोन्स और विथ गोल्ड कैप्स। अच्छा, हड़प्पा में जो मनके मिले हैं उनकी बहुत महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि ज़्यादातर मनके दो अलग अलग प्रकार के पत्थरों के मिक्सचर के साथ बने हैं और उनके ऊपर जनरली गोल्ड की, सोने की केप या सोने की परत चढ़ाई जाती थी। ठीक है, तो यहाँ के मनके जो है दो विभिन्न प्रकार के पत्थरों के संयोजन से और सोने की परत से बने हुए मिले हैं। स्टेटाइट एक विशेष प्रकार का सॉफ्ट स्टोन होता है जो भी उसका प्रयोग भी मनके बनाने में किया जाता था। रेड कलर ऑफ कार्नेलियन जो है वो रेड कलर का एक विशिष्ट पत्थर होता था। और उसका रेड कलर जो है वो उस पर एक येलो कलर के किसी रॉ मटेरियल को आग में, जलती हुई आग में उस मटेरियल को उस पर छोड़ा जाता था और उससे फिर उसके कार्नेलियन का जो रंग है वो लाल हो जाता था। तो ये भी यहाँ के लोगों को नॉलेज था कि किस तरह से कार्नेलियन के पत्थर को लाल कलर का बनाया जाता है। ज्वेलरी मेकिंग इंक्लूड ग्राइंडिंग, पॉलिशिंग एंड ड्रिलिंग। फिर यहाँ पर विभिन्न प्रकार की ज्वेलरी जो भी हमने पिक्चर में देखी है, तो वो बनाने के लिए उसमें ग्राइंडिंग का काम भी होता था, फिर पॉलिशिंग भी की जाती थी और ड्रिलिंग का, उनको छेदने का काम भी होता था। तो यहाँ पर क्राफ्ट प्रोडक्शन में अनेक तरह के कार्य किए जाते थे, विभिन्न तरह की वस्तुएं बनाई जाती थी और उससे जुड़े हुए विविध प्रकार के कार्य वहाँ के लोगों को जो है उनका नॉलेज था, उनको बनाने की विधियाँ आती थी। अब स्ट्रेटजीज फॉर प्रोक्योरिंग रॉ मटेरियल, यहाँ पर इतनी विविध प्रकार की वस्तुएं मिली है, तो उन विविध प्रकार की वस्तुओं को बनाने के लिए जो कच्चा माल है वो ये लोग कहाँ से लाते थे, हिस्टोरियंस ने इसको भी जानकारी जुटाने की कोशिश की है। हाउ डिड आर्कियोलॉजिस्ट आइडेंटिफाई सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन? तो सबसे पहले तो कहाँ पर चीज़ें बनती थी, क्राफ्ट प्रोडक्शन के सेंटर कौन कौन से थे, उनका आर्कियोलॉजिस्ट कैसे पता लगाते हैं? तो सबसे पहले आर्कियोलॉजिस्ट क्राफ्ट के सेंटर्स का पता लगाने के लिए दो टेक्निक का यूज़ करते हैं। पहली टेक्निक है बाय फाइंडिंग सेंटर्स विच हैड रॉ मटेरियल्स लाइक स्टोन्स, नोड्यूल्स, कॉपर ओर्स एंड टूल्स। तो सबसे पहले तो उन जगहों का पता लगाना जहाँ पर रॉ मटेरियल मिलता था। ठीक है, तो वो रॉ मटेरियल के मिलने वाले स्थानों से पता लगता है कि यहाँ से रॉ मटेरियल परचेज करके वो किसी स्पेशल जगह पर ले जाकर उनसे बनाते थे। और दूसरा बाय डिस्कवरिंग डिस्कार्डेड वेस्ट मटेरियल। और दूसरा, जिन जगहों पर क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था वहाँ पर बहुत सारा वेस्टेज निकलता था और किन्हीं किन्हीं स्थानों पर ये वेस्टेज मटेरियल जो है बहुत अधिक मात्रा में मिला है। तो इससे पता लगता है कि उस जगह पर क्राफ्ट प्रोडक्शन का काम होता था। जैसे कुछ जगहों पर टूटे फूटे आधे बने हुए बहुत सारे मनके मिले हैं, तो ये मनके या बीड्स जो मिले हैं उससे पता लगता है कि उस जगह पर मनके बनाने का काम होता था। तो दो तरीके हैं, एक तो रॉ मटेरियल के सेंटर्स का पता करना और दूसरा डिस्कार्डेड वेस्ट मटेरियल कहाँ कहाँ मिले हैं। इन दोनों ही आधारों पर हिस्टोरियंस जो है ये पता करते हैं कि किन जगहों से क्राफ्ट प्रोडक्शन का काम होता था। फिर ये लोग रॉ मटेरियल लाते कहाँ से थे? ठीक है, रॉ मटेरियल लाने के जो केंद्र थे वो कहाँ से थे और कैसे रॉ मटेरियल को ये उन जगहों तक पहुँचाते थे जहाँ पर चीज़ें बनाई जाती थी, क्राफ्ट प्रोडक्शन का काम होता था। तो देयर वर 2 मेथड्स ऑफ प्रोक्योरिंग रॉ मटेरियल फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन। क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए चीज़ें लाने के 2 मेथड थे।
पहला, दे एस्टेब्लिश सेटलमेंट इन नागेश्वर, बालाकोट एंड शोरतुगई। ठीक है, तो सबसे पहले तो वो लोग, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग क्या करते थे, जहाँ रॉ मटेरियल मिलता था उन जगहों पर इन्होंने अपने लोगों की बस्तियां बसाकर वहाँ से उस मटेरियल को मंगाया। जैसे नागेश्वर और बालाकोट दोनों ही जगह जो है शेल के लिए फेमस थी, तो इन लोगों ने अपने लोगों को वहाँ बसाया और वहाँ से शेल जो है अपने यहाँ पर मंगाना स्टार्ट किया। तो एक तरीका जो था वो है बस्तियाँ बसाकर, और दूसरा, दे माइट हैव सेंट एक्सपीडिशन टू एरिया सच इज द खेतरी रीजन ऑफ राजस्थान फॉर कॉपर एंड साउथ इंडिया फॉर गोल्ड। और दूसरा, कभी कभी वो उन क्षेत्रों में अभियान भी भेजते थे, अपने दल या टीम भेजते थे जो विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करके वहाँ पर कौन कौन सा रॉ मटेरियल मिलता था उसका पता लगाती थी, और बाद में उन क्षेत्रों से वो रॉ मटेरियल अपने यहाँ पर मंगवाते थे। जैसे कि राजस्थान का खेतरी एरिया जो था वहाँ से ये तांबा मंगवाते थे, कॉपर मंगवाते थे, और साउथ इंडिया से ये लोग गोल्ड जो है वो मंगाते थे। तो इन दोनों ही जगहों पर इन्होंने अपनी एक्सपीडिशंस या टीम्स को भेजा था और वहाँ से ये रॉ मटेरियल मंगवाते थे। अब कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें ये लोग बनाते थे, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं नागेश्वर और बालाकोट जो दो प्लेसेस हैं, ये दोनों ही जगह सेल प्रोडक्शन के लिए यूज़ होती थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किन जगहों पर क्या क्या चीज़ें बनाई जाती थी। तो नागेश्वर और बालाकोट दोनों ही प्लेस शेल प्रोडक्शन के केंद्र थे। शोरतुगई जो कि अफगानिस्तान में है, वो इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ लैपिस लेजुली। लैपिस लेजुली जो है वो लाने का बेस्ट सेंटर जो था वो शोरतुगई था। लैपिस लेजुली एक ब्लू कलर का स्टोन होता है। लोथल विच वॉज नियर सोर्स ऑफ कार्नेलियन, और लोथल नाम की जगह से वो कार्नेलियन का पत्थर मंगाते थे। कार्नेलियन जो रेड कलर स्टोन अभी हमने डिस्कस किया था वो लोथल से मंगवाया जाता था। स्टेटाइट, स्टेटाइट जो कि एक सॉफ्ट स्टोन होता है जिससे सील्स और फैंस और बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती थी, तो ये साउथ राजस्थान और नॉर्थ गुजरात से मंगाया जाता था। और साथ ही साथ राजस्थान से कॉपर का मेटल भी मंगाया जाता था जो कि खेतड़ी रीजन से था। एक्सपीडिशन टू द खेतड़ी रीजन इन साउथ इंडिया एस्टेब्लिश कम्युनिकेशन विद लोकल कम्युनिटी, और इन दोनों जगहों पर अपनी एक्सपीडिशन या टीम्स भेजकर, दल भेजने के साथ उन लोगों के साथ, वहाँ के लोकल लोगों के साथ इनके कॉन्टेक्ट्स का भी पता लगता है कि इन लोगों के साउथ इंडिया और खेतड़ी रीजन के लोगों के साथ कॉन्टैक्ट भी थे। और ये जो है क्राफ्ट में हम देख सकते हैं कि विभिन्न तरह की चीज़ों को, मेटल और स्टोन्स को मंगाकर वो इस तरह की मालाएं और रिंग्स और गले में पहनने के हार और मोती और मनके की चीज़ें बनाते थे और इनका यूज़ करते थे। तो वेरियस टाइप्स ऑफ क्राफ्ट वाज प्रोड्यूस्ड एट हड़प्पन, डिफरेंट हड़प्पन साइट्स। फिर हड़प्पा के लोग ये चीज़ें जो बनाते थे उसमें कुछ रॉ मटेरियल वो देश, अपने भारत से बाहर के दूसरे दूर दराज के क्षेत्रों से भी मंगाते थे। साथ ही साथ बनी बनाई चीज़ों का व्यापार भी, ट्रेड या संपर्क भी उन क्षेत्रों से उनका था। तो ये कैसे पता लगता है हिस्टोरियंस को कि इन लोगों का दूर दराज के क्षेत्रों से भी संपर्क था? तो सबसे पहले देखो, ये जो मैप है, इस मैप में हम देख सकते हैं कि ये जो मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन है उस एरिया से इनके कॉन्टेक्ट्स थे, और वहाँ से कॉपर वॉज प्रोबेबली ब्रॉड फ्रॉम ओमान। और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का एक जो देश है ओमान, ओमान से यहाँ के लोग कॉपर जो है वो मंगाते थे। खेतड़ी राजस्थान से भी कॉपर आता था और ओमान से भी कॉपर मंगाया जाता था। अब ये कैसे पता लगता था कि ओमान से ये लोग कॉपर मंगाते थे? तो यहाँ पर जो चीज़ जिससे ये पता लगता है कि ये लोग कॉपर ओमान से भी मंगाते थे, कि जो ओमानी कॉपर होता है और जो हड़प्पा में जो कॉपर मिला है, हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स में जो कॉपर मिला है, दोनों में एक सिमिलैरिटी मिली है कि दोनों में ही उस कॉपर में निकल का मिक्सचर मिला है। ठीक है, और दोनों ही जगह ये कॉपर में निकल का मिक्सचर है, ये इंडिकेट करता है कि ये जो टाइप का कॉपर है वो एक ही जगह से आया होगा और वो ओमान से आया होगा। ठीक है, दूसरा, इनके दूसरे डिस्टेंट लैंड से कॉन्टैक्ट के बारे में पता लगता है कि एक लार्ज हड़प्पन जार, एक बहुत बड़ा हड़प्पन जार जो है वो मिला है, जो जिसके बाहर की तरफ काली मिट्टी की एक बड़ी मोटी परत थी। ये ओमान में बहुत सारी जगह पर मिला है। तो ये जो जार है ये भी बताता है कि सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन लोगों के कॉन्टैक्ट ओमान के साथ थे। द हड़प्पन्स मे हैव एक्सचेंज द कंटेंट ऑफ दीज वेसल विथ कॉपर, और हड़प्पन लोग इस
बर्तन को बनाने के लिए जो चीज़ें होती थी वो, और बर्तन का ओमान के लोगों के साथ कॉपर के लिए शायद एक्सचेंज करते होंगे, यानी कॉपर वो ओमान से मंगाते थे और इस तरह के बर्तन वो ओमान के लोगों को जो है अवेलेबल कराते होंगे, उनके साथ इस तरह का एक्सचेंज शायद चलता रहता होगा। फिर मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में जो टेक्स्ट है, वहाँ की किताबें, बुक्स है, जो भी स्क्रिप्ट मिली है, उसमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के लिए एक वर्ड यूज़ किया गया, दैट इज़ मेलुहा। ठीक है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में हड़प्पा के क्षेत्र के लिए मेलुहा वर्ड जो है वो यूज़ किया गया है। और ये जो मेलुहा वर्ड है उसका मीनिंग होता है द लैंड ऑफ सी फेयरर्स, समुद्रों में यात्रा करने वाले लोगों के लिए वर्ड होता था। तो सिंधु घाटी के लोग समुद्री यात्रा में शायद इन क्षेत्रों से कांटेक्ट में रहे होंगे। इट इज़ लाइकली दैट कम्युनिकेशन ऑफ द हड़प्पन्स विद ओमान और मेसोपोटामिया वाज बाय सी, जो ये इंडिकेट करता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का इस मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के केंद्रों से समुद्री रास्ते से कांटेक्ट हुआ होगा, इसलिए इन्हें मेलुहा या द लैंड ऑफ सी फेयरर्स कहा गया है मेसोपोटामियन टेक्स्ट में। फिर हड़प्पन सील्स, वेट्स एंड मेजर्स हैव बीन फाउंड इन ओमान एंड मेसोपोटामिया। फिर हड़प्पा की जो सील्स है, जो इस तरह की सील्स है, वो और वेट, बाट जो है, डिफरेंट जो मेजरमेंट के यूनिट थे, वो ओमान और मेसोपोटामिया में बहुत सारी जगह मिले हैं। तो ये बाट जो है वो भी मिलना ये शो करता है कि हड़प्पा और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बीच में कॉन्टैक्ट रहे होंगे। तो दूर दराज के क्षेत्रों के उनके कॉन्टैक्ट्स जो है ओमान के साथ विशेषकर थे, जहाँ ओमान कॉपर का सिंधु घाटी सभ्यता में यूज़ होता था। दूसरा, हड़प्पन जार जो है वो ओमान में मिला है। तीसरा, मेसोपोटामियन की टेक्स्ट में मेलुहा वर्ड यूज़ किया गया। और चौथा, यहाँ के हड़प्पन सील्स और वेट्स जो है वो मेसोपोटामिया में मिले हैं। तो ये जो है इस सभ्यता के मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के साथ कॉन्टैक्ट को दिखाते हैं। और इसी के साथ आज का हमारा वीडियो पूरा होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। हैव ए नाइस डे। गुड बाय।